हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ ई बिजनेस, देन आफ्टर स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस में हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किया था। नंबर 1 इज B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स एंड C2C कॉमर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस का जो 4th पॉइंट है, दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स एंड benefits of e-business. Okay, intra b-commerce, this refers to transactions between the parties or person who are the part of one firm. Okay, ये इंट्रा बी कॉमर्स रेफर करता है ट्रांजेक्शन्स को। ओके, कौन से ट्रांजेक्शन को? जो ट्रांजेक्शन हो रहा है पार्टीज और पर्सन्स के बीच में, लेकिन वो ट्रांजेक्शन एक ही फर्म में हो रहा है। ओके, एक ही फर्म में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट विल कम अंडर इंट्रा बी कॉमर्स। हमने C2C कॉमर्स में देखा था एक कस्टमर दूसरे कस्टमर या एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है ना। जो यूज किया हुआ बुक्स है या क्लोथ्स है वो एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेल आउट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इंट्रा बी कॉमर्स की, तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन पार्टीज और पर्सन्स के बीच में हो रहे हैं, तो वो पार्टीज या वो पर्सन्स एक ही फर्म से बिलोंग होने चाहिए। ओके, द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन इट आर, अगर ट्रांजेक्शन एक ही फर्म या के अंदर जो पार्टीज और पर्सन्स के बीच में हो रहे हैं तो उनमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? नंबर ए इज इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फर्म। ओके, एक फर्म का जो 2 डिपार्टमेंट है उन 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में ही ट्रांजेक्शन्स होंगे या उन 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में ही इंटरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ओके, ये दोनों ही डिपार्टमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही फर्म से बिलोंग करते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस बिजनेस में प्रोडक्शन हो रहा है और उसी प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट को हमें सेल आउट करना है, तो वो कौन संभालेगा? वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालेगा। तो एक हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जिस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या वो प्रोडक्शन मैनेजर ही उस गुड्स को सेल आउट करेगा मार्केट में जाकर के? क्या प्रोडक्शन मैनेजर ही जाकर के कंज्यूमर से या कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा? क्या प्रोडक्शन मैनेजर अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताएगा? तो नहीं। कौन बताएगा? जो मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, जैसे जो हमारा एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के अंदर ही हमारा एडवर्टीजमेंट होगा, मार्केटिंग के अंदर ही हमारा सेल होगा, तो इन सारे लोगों के द्वारा ही हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताया जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहले हम अपने कस्टमर्स को बताएंगे, तो वो काम प्रोडक्शन का नहीं, वो काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। देन हमें उसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो ये सेल्स मैनेजर संभालेगा, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? मार्केटिंग से ही बिलोंग कर रहा है। तो पहले हमने देखा कि जो ट्रांजेक्शन होगा या जो इंटरैक्शन होगा वो पहले इन 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में होगा। ओके, प्रोडक्शन मैनेजर ने जो भी रॉ मटेरियल यूज किया होगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए होंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारा इंफॉर्मेशन वो किसको देगा? तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को बताएगा कि ये हमारा प्रोडक्ट है, मैंने इसमें ये रॉ मटेरियल मिलाया है, मैंने ये इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाया है, तब जाकर के ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ है। तो पहला इंफॉर्मेशन किसे देंगे हम? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देंगे। तो यहाँ से यहाँ अगर प्रोडक्ट शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट अगर जा रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन हाउस से मार्केटिंग हाउस में भेज रहे हैं, देन यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी हो रहा है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के पास जो प्रोडक्शन से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में वो जा रहा है। तो यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं कि इंटरैक्शंस उनके बीच में हो रहा है जो एक ही फर्म से बिलोंग कर रहे हैं।
मार्केटिंग भी एक ही फर्म का है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी एक ही फर्म का है, तो दोनों के बीच में ही हो रहा है। तो किससे रिलेटेड हो रहा है? तो यहां पर जो हमारा गुड्स है उस गुड्स से रिलेटेड ही बातें हो रही हैं। पर्सनल इंटरेक्शन तो होगा नहीं यहां पर। अगर दो डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया गया है और दोनों ही डिपार्टमेंट्स में उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ग्रुप काम कर रहा है, तो दोनों ग्रुप में अगर जब भी इंटरेक्शन होगा या जब भी ट्रांजैक्शंस होगा तो वो उस प्रोडक्ट या उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही वो वहां पर इंटरेक्शन या ट्रांजैक्शंस होंगे। ओके, तो इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म, तो हमने देख लिया कि एक ही डिपार्टमेंट्स के जो एक ही फर्म के जो दो डिपार्टमेंट्स है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, यानी जो गुड्स उसने प्रोड्यूस किया उस गुड्स को उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वो उस प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट करता है, वो उस प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करता है और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करता है। देन जब वो प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में गया तो उसने लोगों से यानी कंज्यूमर से इंटरैक्ट किया। ओके, तो कस्टमर से इंटरैक्ट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन वहां से मिला, जो फीडबैक वहां से मिला कस्टमर्स के द्वारा, फिर उसने वो फीडबैक ला करके या वो इंफॉर्मेशन ला करके प्रोडक्शन मैनेजर को दिया, क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। तो अगर कस्टमर्स का या कंज्यूमर का कोई नीड और है या वो चाहता है कि ये प्रोडक्ट में थोड़ा और चेंजेस होना चाहिए या ये प्रोडक्ट में थोड़ा अगर ये इंग्रेडिएंट रहता तो थोड़ा और अच्छा रहता, तो इस प्रकार कंज्यूमर का जो फीडबैक है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ला करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा है और दोनों के बीच में फिर से इंटरेक्शन हो रहा है। तो किस लिए इंटरेक्शन हो रहा है? एक पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो पर्पस क्या है? जो एक फर्म का ऑब्जेक्टिव है। फर्म को या बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव हमने रखा था, तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दैट्स वाई जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, और दोनों ही डिपार्टमेंट्स एक ही फर्म से बिलोंग करेंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन। ओके, पहले हमने देखा कि एक फर्म के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और दोनों ही डिपार्टमेंट्स के बीच में दो चीजें होंगी। फर्स्ट प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, और गिविंग इंस्ट्रक्शन, जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उस ऑर्डर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन होगा या कोई इंस्ट्रक्शन होगा, वहां भी उस चीज का इंटरेक्शन होगा, वहां भी उस चीज को हम एक्सचेंज करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें मार्केट में अभी 100 प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। ओके, हमें 100 प्रोडक्ट्स चाहिए एट अ टाइम, मार्केट में कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन वो किसे देगा? प्रोडक्शन मैनेजर को देगा, और प्रोडक्शन मैनेजर एज पर द रिक्वायरमेंट वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सप्लाई करेगा, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द डिमांड वो कस्टमर्स को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है और गिविंग इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं एज पर द गुड्स। देन वी हैव इज पॉइंट नंबर सी, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ग्रुप होता है जो उस डिपार्टमेंट को रूल करता है या उस डिपार्टमेंट को वो रन करता है। अगर हमें एक फर्म को स्टार्ट करना है या एक बिजनेस को हम चला रहे हैं और जिस बिजनेस में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन किए हुए गुड्स को हम मार्केट में सप्लाई किए हुए, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने क्या कर लिया? डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लिया। अगर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना होगा तो हम किस एम्प्लॉय को सेलेक्ट
करेंगे? जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ओके, जिसने कहीं और काम करके एक्सपीरियंस गेन किया होगा, जिसने नॉलेज एक्वायर करके ये सीखा होगा, ये जाना होगा कि हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। रॉ मटेरियल से रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो कैसे मशीनरी को हैंडल कर सकता है, वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तभी जाकर के हम किसी व्यक्ति का किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन करते हैं। अगर हम एक फर्म को रन करवा रहे हैं या एक बिजनेस हमारा चल रहा है तो हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है तो उसकी एबिलिटी को और इन्हेंस करने के लिए, उसके अंदर जो स्किल है उसको और डेवलप करने के लिए हमें टाइम टू टाइम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे से काम करें, उनकी जो एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज़ करें, उनके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए यूटिलाइज़ करें, तो हमें टाइम टू टाइम उनकी स्किल को और बढ़ा सकते हैं हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा करके, ओके। एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, वो मैक्सिमम टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, लेकिन बाहर वर्ल्ड में, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें भी बहुत सारा चेंजेस होते रहता है टेक्नोलॉजी में, मेथड्स में। तो उन टेक्नोलॉजी को हम कैसे सिखा सकते हैं अपने एम्प्लॉय को? तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से उसकी एबिलिटी को, उसके नॉलेज को, उसके स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं, ओके। अगर हमने सिलेक्शन किया है तो सिलेक्शन के बाद हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें हमारे फर्म के बारे में या हमारे बिजनेस के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है कि हमारा फर्म किस हिसाब से काम करता है या किस एप्लीकेशन पे हमारा सारा या किस सॉफ्टवेयर पे हमारा काम हो रहा है। तो पहले हम अपने एम्प्लॉय को अवेयर करवाएंगे। अवेयर करवाएंगे कैसे? हम ट्रेनिंग के माध्यम से करवा सकते हैं। तो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ वेरी मच नेसेसरी, ताकि हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप कर पाए, अपनी एबिलिटी के अनुसार हम उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करके अपने गोल को अचीव कर पाए, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर डी, रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज़ टू देयर मैनेजर, ओके। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय टाइम पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो वो मैनेजर होता है या सुपीरियर होता है तो जो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है या करता है, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, देन उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो लोगों को गाइड करता है, एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको मॉनिटर करता है। तो हमने देखा कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो काम अगर सही से कर रहा है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज़ टू देयर मैनेजर। अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर होगा, जो उस पूरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जिन चीज़ों का नीड है उस डिपार्टमेंट में वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट उस चीज़ को हायर कर सकता है या उस चीज़ को वो अपने डिपार्टमेंट में लगा सकता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी कर सकता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में केवल मैनेजर होगा, क्या वो अकेले पूरा कुछ संभाल पाएगा? अगर उसके साथ उसके सबऑर्डिनेट्स नहीं होंगे या उसके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, अगर वहाँ पर 5 एम्प्लॉयज़ हैं जो एक 4-5 एम्प्लॉयज़ हैं जो एक मैनेजर या एक सुपीरियर की बात मानते हैं, तो ये क्या करता है? टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और इनके द्वारा ही एक रिपोर्ट आएगा। देन ये मैनेजर क्या करेगा? जो उसके सीनियर होगा वो उसको वो रिपोर्ट देगा। तो इस तरीके से हम एक फर्म को
सिस्टमैटिकली रन करवा सकते हैं और फर्म के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा या जितना भी इंस्ट्रक्शन होगा वो सारा कुछ डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट होगा या बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म होगा। तो ये है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम लोग ई बिजनेस कर रहे हैं या ई बिजनेस हम लोग करना चाहते हैं तो ऐसा क्यों है कि उसके बहुत कि आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हर बिजनेस में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, ई बिजनेस के अंदर हम क्या देखते हैं? देयर इज नो ज्योग्राफिकल लिमिट्स फॉर मार्केट। ई बिजनेस का जो बेनिफिट्स है वो क्या है कि इसके अंदर जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स है वो खत्म हो जाते हैं। पहले जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस किया करते थे या ट्रेडिशनल मेथड्स के हिसाब से जो हम बिजनेस किया करते थे उसमें हम लोग कहीं से रॉ मटेरियल परचेस करके लाते थे, हम डोर टू डोर जा करके उन चीज़ों को अरेंज करते थे। ओके, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डोर टू डोर जा करके उन सारी चीज़ों को अरेंज करते थे, उन सारी चीज़ों को मैनेज करते थे। देन आफ्टर हम अपना बिजनेस को रन करवाते थे। देन अगर किसी चीज़ का शॉर्टेज होता था या किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट होता था तो हम फिर से जाते थे और जा कर के फिर आते थे। तो यहाँ पर हमारा टाइम भी कंज्यूम होता था और जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता था और हम ये समझ नहीं पाते थे कि हमारे कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस सडनली कैसे चेंज हो जा रहा है। हम ये भी जान नहीं पाते थे कि हम लार्ज नंबर ऑफ एरिया को कैसे कवर करें या लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैसे हम अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए। तो बहुत सारी कमियां थी ट्रेडिशनल मेथड्स में या ट्रेडिशनल बिजनेस में। हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था या उतना इक्विपमेंट नहीं था कि हम बहुत सारी चीज़ों को फाइन क्वालिटी या गुड क्वालिटी के साथ हम उसको प्रोड्यूस कर पाए। तो ई बिजनेस के आने के बाद हमें बहुत सारी बेनिफिट्स का बहुत सारे बेनिफिट्स ने हमको हेल्प किया है हमारे बिजनेस में। बहुत सारी बेनिफिट्स के साथ हम ई बिजनेस को रन करवा सकते हैं या अपने बिजनेस को रन करवा सकते हैं। So the number one point we have is in e-business worldwide market. Okay, अगर हम लोग ई बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जो इसका मार्केट होगा वो वर्ल्ड वाइड मार्केट होगा। ओके, Those businessmen who get linked with e-business get worldwide market. जो बिजनेसमैन बिजनेस रन करवा रहा है और उसका बिजनेस कैसे रन कर रहा है? ई बिजनेस के माध्यम से। ओके, वो ई बिजनेस के अकॉर्डिंग ही अपना बिजनेस रन करवा रहा है। जब वो ई बिजनेस के साथ अपना बिजनेस रन करवाता है तो उसको जो मार्केट अवेलेबल होता है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट अवेलेबल होता है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स के हिसाब से बिजनेस करते हैं और हम उन मेथड्स के हिसाब से बिजनेस करते जो हम लॉन्ग टाइम से करते चले आ रहे हैं तो केवल हम उसी लोकेलिटी को कवर करेंगे जिस लोकेलिटी में हमारा बिजनेस होता है। हम पर्टिकुलर इसी एरिया को ही कवर करेंगे क्योंकि हम अगर इससे आगे गए तो ये कस्टमर्स कहीं और मूव ऑन कर जाएंगे, या अगर हमने कहीं और फोकस किया तो हम उस कस्टमर्स को कहीं ना कहीं लैग करते चले जाएंगे और हमारा कस्टमर कहीं ना कहीं स्विच कर जाएगा या कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाएगा। तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से जो हम बिजनेस कर रहे थे वो हम एक लोकेलिटी या एक एरिया पे ही फोकस कर रहे थे और उस पर्टिकुलर एरिया पे ही हमारा काम चल रहा था। लेकिन जो बिजनेसमैन चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, मुझे अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन करवाना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, मुझे अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करना है और जो हमारे कस्टमर्स होने चाहिए वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करने चाहिए, या जो हमारा प्रोडक्ट है वो केवल एक ही एरिया के लिए नहीं होना चाहिए या एक ही सेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए। हमें जो अपना बिजनेस करना है वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है। तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस अगर करेंगे तो हमें वर्ल्ड वाइड मार्केट भी मिलेगा। हमारा मार्केट पहले सीमित था एक
रिजर्व एरिया था हमारे लिए, केवल हम उसी पे फोकस किया करते थे। लेकिन जब से ई बिजनेस हमारे बिजनेस के साथ मिलकर आया है, या हमने अपने बिजनेस में ई बिजनेस के तहत बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया है, तब से जो हमारा मार्केट हो गया है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। ई बिजनेस इनेबल इवन द स्मॉलेस्ट सप्लायर टू कंडक्ट अ बिजनेस वर्ल्ड वाइड। ओके, ई बिजनेस एक इंकरेजमेंट के तौर पर उन छोटे या स्मॉल सप्लायर्स के लिए आया है, या वो उनको मोटिवेट करता है कि आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। आपके पास अगर उतना कैपिटल नहीं है या पूंजी नहीं है, फिर भी आप अगर ई बिजनेस के साथ बिजनेस करते हो तो आपको जो मार्केट मिलेगा वो वर्ल्ड वाइड मिलेगा। यहाँ पर अगर हम स्मॉलेस्ट सप्लायर्स की बात करते हैं या स्मॉल सप्लायर की बात करते हैं, तो उसके उन स्मॉल सप्लायर्स के पास उतना कैपिटल नहीं होता है। अगर उनके पास उतना कैपिटल नहीं होगा तो वो उतना कुछ कर नहीं पाएंगे। सप्लायर्स को बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, अगर वो अरेंज नहीं कर पाएगा तो वो अपने रॉ मटेरियल कैसे सप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ई बिजनेस के कारण हमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं करना पड़ रहा है, या बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं और हम ई बिजनेस के माध्यम से अपने गुड्स को या अपने रॉ मटेरियल को ईजिली सप्लाई कर देते हैं वर्ल्ड वाइड में। मतलब इसमें कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, हमें कहीं पर बंद के रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी एक एरिया पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हमने अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ई बिजनेस कर लिया है तो केवल हमारे पास ये लोकेलिटी का कस्टमर नहीं है, पूरे वर्ल्ड के कस्टमर हैं हमारे पास। हम एक प्रोडक्ट से पूरे वर्ल्ड के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं जब तक हमारा क्वालिटी अच्छा रहेगा। अगर हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी डाउन होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो हम लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हम लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी बेस्ट होगा, जब हमारा प्रोडक्ट दूसरे कंपनीज से बेटर होगा। ओके, सो द थिंग इज कि अगर हमें लार्ज मार्केट कवर करना है या पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कवर करना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जो मार्केट हो गया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया है। सारे लोगों के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी परचेस कर सकते हैं या कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं। ओके, ये कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है कि आपको यहीं का प्रोडक्ट परचेस करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस प्रकार बायर के पास लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस है, उसी प्रकार सेलर के पास भी लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट है, और मार्केट बड़ा होने के कारण हमारे बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होने का भी चांसेस है। क्योंकि पहले अगर हम एक सीमित एरिया में या एक सेलेक्टेड एरिया में हम बिजनेस करते थे तो केवल हमारा जो प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन था वो उस पर्टिकुलर एरिया पे ही डिपेंड करता था। अगर वहाँ के कस्टमर ने गुड्स को परचेस किया देन ओनली वी कैन अर्न प्रॉफिट, अदरवाइज हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते। लेकिन अगर हमारा जो कस्टमर्स है वो पूरे वर्ल्ड में है और हमारे पास ऑप्शन है कि हम पूरे वर्ल्ड के कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ई बिजनेस। The next we have is saving time. E-business has enabled the customers to do shopping online. अगर हम लोग सेविंग टाइम करना चाहते हैं या टाइम को सेव करना चाहते हैं तो ई बिजनेस बहुत अच्छा ऑप्शन है। ई बिजनेस बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल करवाता है कि हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन शॉपिंग करके। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग, now the consumer need not take round of the market to purchase the goods required. पहले हमें कोई भी गुड्स को परचेस करना होता था तो हम अपने घर से जाते थे मार्केट में हम लोग नंबर ऑफ शॉप्स में जाते थे, और नंबर ऑफ शॉप्स में जाने के बाद हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करते थे या उसे हम परचेस करते थे। तो हमने देखा कि हमें घर पे अपने काम को छोड़ना पड़ता था, या हम ऑफिस जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ता था, तब जाकर के हम अपना दूसरा काम कर पाते थे, कहीं से हम शॉपिंग कर पाते थे। तो यहाँ पर हमारे घर के कामों को डिले हो रहा है,
हमें ऑफिस में थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो हम सब चीज़ को मैनेज तभी कर पाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा। अगर किसी इंडिविजुअल के पास टाइम का ही दिक्कत है, उसके वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है या वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं डिले कर देता है या उसे कर नहीं पाता है। अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें टाइम पर फोकस करना होगा या टाइम के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो ई बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि हम अपनी शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं और अपने टाइम को हम सेव कर सकते हैं। हम घर में रह करके इंटरनेट के माध्यम से हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, देन आफ्टर हम उसे परचेज भी कर सकते हैं। पहले अगर ई बिजनेस नहीं होता था तो हम लोग पूरे मार्केट का चक्कर लगाते थे, तब जाकर के हम किसी एक प्रोडक्ट को परचेस करते थे। लेकिन ई बिजनेस के आने के बाद हमारे पास टाइम है, टाइम बच जाता। पहले भी हमारे पास 24 आवर्स थे, आज भी हमारे पास 24 आवर्स हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है या दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले हमें हर कुछ के लिए चक्कर लगाना पड़ता था, राउंड लगाना पड़ता था पूरे मार्केट का। आज हमारे पास हम टाइम को सेव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट को यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में सेल आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स कर सकते हैं या लार्ज नंबर ऑफ लोगों के साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण जो हमारा टाइम है वो सेव हो रहा है और हम दूसरे कामों पर फोकस कर सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है, जो हमारे घर से रिलेटेड हो सकता है, जो एक पर्सनल या इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, रैपिड response to needs. Okay, e-business has reduced the traditional business chain in size. e-business जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से उसने रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है ट्रेडिशनल बिजनेस को। और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता था? हमें एक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता था और उसी स्टेप को फॉलो करके हम लोग किसी चीज को परचेस कर पाते थे। ओके, Now the producer has started reaching the consumer directly by passing the wholesaler and retailer. अगर हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे पहले हमारा जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हम बोलते हैं, प्रोड्यूसर था। जो प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता था या जो प्रोडक्ट वो बनाता था वो देता था होलसेलर को। ओके, देन होलसेलर उसको देता था रिटेलर को, देन रिटेलर फाइनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सेल आउट करता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास हमारा प्रोड्यूसर है और लास्ट में हमारा कंज्यूमर है। तो इन दोनों के बीच में होलसेलर और रिटेलर आ रहा है। इन्हीं माध्यम से या इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एक प्रोडक्ट अब कंज्यूमर तक रीच करता है। लेकिन जब से ई बिजनेस आया है तब जो हमारा प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली रीच कर रहा है किसके पास? कंज्यूमर के पास। जो मैन्युफैक्चरर है, जो गुड्स को बना रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो डायरेक्टली रीच कर सकता है अपने कस्टमर्स के पास। क्योंकि अगर हम लोग ई बिजनेस कर रहे हैं या इंटरनेट बिजनेस करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग चीज़ों को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो हम डायरेक्टली उन लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं जिन्हें हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, जिन्हें हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना है। सो द थिंग इज कि यहाँ पर जो नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं और उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम रैपिड यानी स्पीड, हमारा जो टाइम कंज्यूम होता था उस टाइम से हम बच जा रहे हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट करने से हम बच जा रहे हैं। जब कस्टमर के द्वारा रिक्वायरमेंट होगा, जब भी उसका नीड होगा, तो एज पर द नीड
हम तुरंत ही उसको सप्लाई कर देंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। ई बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो किस ओर हो रहा है, पेपरलेस सोसाइटी के ओर हो रहा है। यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के यूज से हैज रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। जब से इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल हुआ है हमारे सोसाइटी में, ओके, तब से हमारा जो डिपेंडेंस है वो पेपर पे वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है, या जो पेपर वर्क है उस पर जो हमारा डिपेंडेंस था, जिस पर हम निर्भर हुआ करते थे, जिस पर हम डिपेंड हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा रिड्यूस हो गया है। हम ये नहीं कहते कि पूरा ही रिड्यूस हो गया है, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिड्यूस हो गया है। ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन ऑनलाइन। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल रहा है। हमें जो भी पहले इंफॉर्मेशन चाहिए होता था तो पेपर पर हम लिखते थे या पेपर के द्वारा ही हमारे पास सप्लाई होता था, तो इसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम होता था। लेकिन जब से इंटरनेट आया है या जब से ई बिजनेस आया है, तब से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, कैन बी गिवन ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट एंड कैन बी प्रोसीड मच फास्टर। अगर हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन करना है तो हम ईजिली कर सकते हैं। ओके, हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत सारे मटेरियल्स को वेस्ट नहीं करना है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं और ईजिली कर सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन ईजिली प्राप्त कर सकते हैं और वो बहुत फास्टर भी यानी फास्ट भी कर सकते हैं। पहले हम चीज़ों को जानने के लिए उसको हम लोग बहुत टाइम देते थे उस पर, या हमारे पास वो इंफॉर्मेशन रीच नहीं कर पाता था, जिसके चलते हम बहुत सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली नहीं कर पाते थे। अगर हमने प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जब तक हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने कस्टमर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें डोर टू डोर जाकर के या एक मार्केट में जाकर के सर्वे करना पड़ता था, तब जाकर के हम अपने कस्टमर्स के बारे में जान पाते थे। तो यहाँ हमें टाइम कंज्यूम करना पड़ता था, तब जाकर के हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुँचते थे। लेकिन आज अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम ईजिली इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अगर हमें कस्टमर के बारे में जानना है, किस मार्केट में कौन सा कस्टमर अवेलेबल है, या किस मार्केट में कौन से कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, किस मार्केट में कौन से कस्टमर्स का क्या टेस्ट है या क्या प्रेफरेंस है, वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये सारा कुछ हम गेन कर सकते हैं और ईजिली कर सकते हैं, एक जगह बैठकर कर सकते हैं। चाहे अगर हम अपने ऑफिस में ही क्यों ना हो, हम उन सारी चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से गेन कर सकते हैं। The next point we have is point number 5, speed. Through e-business, information can be exchanged and buying and selling can be done just with a click of a mouse. माउस के एक क्लिक से, ओके, अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, चाहे वो हम लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो या हमारे पास टैबलेट है या मोबाइल है, जिसमें भी हम इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करना है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मुझे अपने फ्रेंड को देना, मैं इजीली दे सकता हूँ। मेरे फ्रेंड के पास जो इंफॉर्मेशन है अगर मुझे चाहिए तो मैं इजीली उस इंफॉर्मेशन को ले सकता हूँ। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वो भी हो पा रहा है और जो इसका स्पीड है वो भी तेज़ है। पहले हमें टाइम निकाल करके अपने फ्रेंड के पास जाना होता था, फिर उसके पास समय होगा, टाइम होगा, फिर वो हमसे बात करता था, या किसी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गेन करना होता था तो हमें टाइम को देना पड़ता था। टाइम जो हमारा वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता था, या कहीं से हम टाइम को बचा करके उस जगह पे टाइम को यूटिलाइज करते थे।
तो इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ वन क्लिक। एक क्लिक पर हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। आज हम मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उनमें हम इंटरनेट फैसिलिटी को यूज करते हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें हम इजीली परचेस कर सकते हैं। अपने घर में बैठे हैं या अपने ऑफिस में हम हैं, हमें जानना है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं और उसको परचेज भी कर सकते हैं, और विद इन अ वीक और विद इन 3 डेज वो हमारे घर पर अवेलेबल भी हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज कन्वीनियंस। विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस के हेल्प से शॉपिंग कैन बी डन, शॉपिंग को हम कर सकते हैं कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम। ये बहुत ही कन्वीनियंट है ना। हमें कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग घरों का काम करके या ऑफिस का काम करके थोड़ा सा मार्केट जाते थे, देन आफ्टर मार्केट में जा कर के हम नंबर ऑफ शॉप्स में घूमते थे, तब जा कर के हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट पसंद आता था और हम उसे परचेस करते थे। तो इन सारी चीज़ों में हमारा टाइम लगता था और हम बहुत सारे काम को डिले कर देते थे। जब से ई बिजनेस आया है, तब से जो हमारा बहुत सारा काम है हम इजीली कर पाते हैं। घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके हम परचेस कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम फुलफिल कर सकते हैं। ओके।